कर्तव्य आईएएस में आपका स्वागत है। ये इतिहास का दूसरा क्लास है। क्लास शुरू करने से पहले जितने भी लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं 2024 का, उनके लिए मैं 3 बातें बता रहा हूं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं ये 3 काम जरूर कीजिए। पहला नंबर, आपको काम क्या करना है कि एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी आपको लगातार पढ़ना है। ये पहला नंबर आपको काम करना है, जितने लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं इस बार किसी भी तरह से। दूसरा नंबर आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना है। किस तरह से एनालिसिस करना है? देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आप उसके चारों ऑप्शन को देखेंगे। ये भी देखेंगे कि क्यों इसका आंसर ये हो रहा है और क्यों आंसर नहीं हो रहा है, ये भी देखेंगे। और तीसरा नंबर आप क्या करेंगे कि कोई भी एक कोचिंग का मॉक टेस्ट लगाएंगे। देखिए, मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, जब आप क्वेश्चन पढ़कर क्वेश्चन बना रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं प्रश्नों का, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि कभी भी आप 4 ऑप्शन में से सही आंसर मत चुनिए, क्योंकि सही आंसर चुनेंगे आप गलती कर देंगे। आप ये देखिए कि परीक्षा में जब आप बैठेंगे तो ये चुनिए कि गलत ऑप्शन कौन सा है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कभी नहीं हो सकता। तो गलत चुनिए, सही खुद ही निकल जाएगा। तो 3 काम करना है आपको। एनसीईआरटी लगातार पढ़ना है, दूसरा नंबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना है, और तीसरा नंबर आपको करना है कोई भी एक कोचिंग का मॉक टेस्ट लगाना है। चलिए, कल हमने देखा था इतिहास में कि कैसे जो है वो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, क्या क्या उसमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सब चीज हमने कल देख लिया है। ये भी हमने कल देखा था कि यूपीएससी ने पिछले 5 सालों में 20 इतिहास के टॉपिक से वो कौन सा टॉपिक है जिससे पिछले 5 सालों से लगातार प्रश्न आ रहे हैं, उसको भी मैंने कल देख लिया था। 20 टॉपिक का नाम लिखा था और देख लिया था कि क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो उसको आपको ध्यान में रखना है। कल का वीडियो आप देख लीजिएगा। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कुछ, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं बहुत बेसिक चीज से, क्योंकि इतिहास पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। बेसिक चीज देखना है कि बीसी क्या होता है, बीसी क्या होता है, और दूसरा हम लोग देखेंगे कि एडी क्या होता है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट होता है। क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि बीसी का मतलब होता है, इसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं ईसा पूर्व लिखते हैं। ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है उसको हम लोग ईसा पूर्व बोलते हैं, और इसको बीसी भी बोलते हैं। कभी कभी इसको हम लोग बीसीई भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बीसीई भी लिखते हैं। बीसीई, जाइएगा आप लोग बनारस में जाइएगा और बौद्ध जो सारनाथ जो है वहां पे जाइएगा तो वहां पे बीसी नहीं लिखा है बल्कि बीसीई लिखा है। और बीसीई का मतलब क्या होता है? बिफोर कॉमन ईरा, कॉमन ईरा, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है उसको हम लोग बीसी लिख सकते हैं, बीसीई भी लिख सकते हैं। इसे हम लोग हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं। जैसे में आपको एग्जाम्पल अगर कहा जाए तो लिख दिया हमने 319 बीसी। तो यदि 319 बीसी लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ कि ईसा मसीह के जन्म से 319 साल पहले की बात कर रहे हैं। आते हैं एडी पर। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। क्या होता है? एनो डोमिनी होता है, एनो डोमिनी। इसको हिंदी में हम लोग ईस्वी लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। अगर यहाँ पे हम लिख दें 319 एडी, इसका मतलब हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के 319 साल बाद की बात की जा रही है। आगे चलते हैं। 2 चीजें और है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 57 बीसी। 57 बीसी क्या है? परीक्षा में आता है 57 बीसी, 78 एडी आता है, और ये जो है विक्रम संवत, विक्रम संवत इसको बोलते हैं। इसको विक्रमादित्य ने शुरू किया था। किसको, किसने किया था? विक्रमादित्य ने शुरू किया था। क्यों शुरू किया था?
विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त के उपलक्ष्य में एक संवत चलाया जिसको हम लोग बोलते हैं विक्रम संवत। आगे चलते हैं शक संवत, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शक संवत बोलते हैं, शक संवत बोलते हैं। शक संवत किसने चलाया था? कुषाण वंश के शासक, कुषाण वंश के शासक कनिष्क हैं। इन्होंने जो है वो शक संवत की शुरुआत किया था। भारत सरकार का आधिकारिक एक कैलेंडर भी है। आगे हम लोग एक नोट में और चीज देख लेते हैं, परीक्षा में बहुत ज्यादा आता रहता है। 319 एडी, इसको हम लोग बोलते हैं गुप्त संवत। गुप्त संवत परीक्षा में आपको मिलान करने के लिए आता है, आएगा कि 57 बीसी जो है वो आ जाएगा, किससे मिलान करना है? तो आपको विक्रम संवत है। जो है वो शक संवत कितना है? तो 78 एडी है। जो है वो आपको गुप्त संवत क्या है? तो आपको याद रखना है 319 एडी है। उसके बाद एक और है जो है वो, इसका नाम है कली संवत। कली संवत, इसका जो डेट है 3102 बीसी है। कितना है? 3102 बीसी है। 3102 बीसी है कली संवत का। परीक्षा में ये मिलान करने के लिए हमेशा आता ही रहता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास क्या है? पहले देखेंगे इतिहास क्या है, दूसरा देखेंगे कि इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं। इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं, बहुत जरूरी है। चलिए पहला नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर। तो सबसे पहले देखते हैं कि इतिहास क्या है। देखिए हम लोग वर्तमान में रहकर अतीत का जब अध्ययन करते हैं तो इतिहास कहलाता है। सामान्य भाषा में हम यदि कहें तो वर्तमान में रहकर अतीत का अध्ययन करना, अतीत का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। वर्तमान में रहकर अतीत का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। ये भी बता दें कि इतिहास भूतकाल का अध्ययन केवल नहीं है, बल्कि जो इतिहास है ये भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के बीच एक संवाद स्थापित करने वाला अध्ययन है। हमने क्या कहा कि जो इतिहास है, इतिहास क्या है? हमने कहा कि भूतकाल, क्या कहा? भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों के बीच क्या करता है? एक संवाद स्थापित करता है। संवाद स्थापित करता है, स्थापित करता है, संवाद स्थापित करता है। और क्या है दूसरा नंबर? हम लोग कह सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं। भाई सब लोग तो कहते हैं कि इतिहास बीता हुआ कल भूल जाओ, फिर हम लोग इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं? इतिहास का अध्ययन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि अपने अतीत से सीख लेकर अपने वर्तमान को समझकर अपने भविष्य को संवार सके, इसलिए हम लोग इतिहास का अध्ययन करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तीन चीजें हमने देख लिया कि इतिहास के कुछ शब्दावलियां देखते हैं जो इतिहास पढ़ने से पहले बहुत ही क्या है? जरूरी है। हम लोग देखते हैं इतिहास की कुछ शब्दावलियां, कुछ शब्दावलियां देखते हैं। हमने कल बताया था, हमने ताम्रप्रसारण काल को 3 भागों में बांटा था और हमने ये भी बताया था उसमें 2 शब्द का जिक्र जो है वो उसमें मिलता है। एक है कि संस्कृति क्या होता है और दूसरा है कि सभ्यता क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले जो शब्द है इसका नाम है कि संस्कृति क्या होता है। संस्कृतियां क्या होती है? देखिए संस्कृति क्या है, हम लोग कहते हैं ना कि घर में जब कुछ आप कुछ गलत करते हैं तो जो घर वाले बताते हैं कि बेटा हमारी ये संस्कृति है, इसको नहीं भूलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि संस्कृतियों का सृजन कौन कर रहा है? हमारे विभिन्न पीढ़ियों के द्वारा संस्कृतियों का सृजन किया जाता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, विभिन्न विभिन्न पीढ़ियों के द्वारा,
विभिन्न पीढ़ियों के द्वारा संस्कृतियों का सृजन किया जाता है। संस्कृतियों का सृजन किया जाता है। जैसे जैसे क्या हो जाएगा भाई, संस्कृति किसे बोलते हैं? जैसे में हम लोग देख सकते हैं, अगर कोई साहित्य है, कोई भाषा है, नृत्य है, संगीत है, कला है, ये सभी क्या है? ये सभी संस्कृतियां हैं हमारी। संस्कृतियों का विनाश नहीं होता है, संस्कृतियां अनवरत रूप से चलती रहती है। याद रखिएगा, संस्कृतियों का विनाश नहीं होता है। संस्कृतियों का विनाश नहीं होता, विनाश नहीं होता। इसी में आता है कि संस्कृतियों का विनाश नहीं होता, लेकिन सभ्यताओं का विनाश हो जाता है। तो अब भाई सभ्यता किसे बोलते हैं? संस्कृति तो हमने देख लिया, संस्कृति किसे कहते हैं, लेकिन अगला देखेंगे कि सभ्यता किसे बोलते हैं, सभ्यता किसे कहते हैं। देखिए सिंपल है, सभ्यता हम लोग नाम लेते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा से पहले जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनको संस्कृति कहा गया, संस्कृतियां कहा गया, लेकिन जो हड़प्पा है उसको सभ्यता कह दिया गया। तो फिर हड़प्पा को सभ्यता क्यों कह दिया गया, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जब मानव विकास की वह अवस्था, हमने कहा कि मानव विकास की वह अवस्था जब मानव तकनीकी रूप से, भौतिक रूप से, आर्थिक रूप से कुछ ऊंचाइयों को छू लिया हो, तो उसको हम लोग सभ्यता कहते हैं। हमने क्या कहा कि जब मानव विकास की वह अवस्था जिसमें मानव तकनीकी रूप से, आर्थिक रूप से तथा भौतिक रूप से कुछ ऊंचाइयों को छू लिया हो। हमने कहा कुछ ऊंचाइयों को छू लिया हो तो उसे सभ्यता कहा जाता है, उसे सभ्यता कहा जाता है। हमने क्या कहा कि उसे सभ्यता कहा जाता है। अब समझ में आ गया कि सभ्यता किसे बोलते हैं। याद रखिएगा, मानव विकास की वह अवस्था जिसमें मानव तकनीकी रूप से, आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से कुछ ऊंचाइयों को छू लिया है, उसे हम लोग सभ्यता कहते हैं। सभ्यताओं का विनाश हो जाता है, लेकिन संस्कृतियों का विनाश नहीं होता। देखिए, हड़प्पा सभ्यता था पहले, हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति थी, पीपल का पूजा करना, ठीक है, जो है वो शिव का पूजा करना, पशुपतिनाथ का पूजा करना, जानवरों का पूजा करना, सर्प का पूजा करना, ये सब जो संस्कृतियां थी, जो नृत्य है, संगीत है, वो आज भी जो है बनी हुई है, उसका विनाश नहीं हुआ है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया है। इसीलिए कहा जाता है कि संस्कृतियों का विनाश नहीं होता, जबकि सभ्यताओं का विनाश हो जाता है। क्लियर है? आगे हम लोग चलते हैं। हमने देखा कि इतिहास किसे कहते हैं, लेकिन इतिहास में 3 शब्द और है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 3 शब्द क्या है, हम लोग देखते हैं। इतिहास में 3 शब्द और है। पहला जो शब्द है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राक इतिहास। प्राक इतिहास को क्या बोलते हैं हम लोग? प्री हिस्ट्री। तो भाई प्राक इतिहास किसे बोलते हैं? दूसरा जो शब्द है उसको बोलते हैं आध इतिहास। आध इतिहास क्या है? इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। और जो तीसरा शब्द है उसको हम लोग बोलते हैं ऐतिहासिक काल। इसको क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल
पीरियड। समझते हैं कि प्राक इतिहास क्या है, आदि इतिहास क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है, हिस्टोरिकल पीरियड क्या है। देखिए जो प्राक इतिहास है, याद रखिएगा, इसमें किसी भी प्रकार का लिपि नहीं है। हमने कहा कि जिस काल में लिपि नहीं है, लिपि नहीं है, किसी भी प्रकार की इस काल में लिपि नहीं है। अब जब जिस काल की लिपि नहीं है उस काल का अध्ययन कैसे किया जाएगा? तो इसका अध्ययन जो कैसे किया जाएगा, आप सोचिए, इस काल में लिपि है नहीं, तो इसका जो अध्ययन होगा केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के सहारे ही अध्ययन किया जाएगा। इसका अध्ययन कैसे किया जाएगा? केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर अध्ययन होता है, अध्ययन किया जाता है। कौन सा काल है जो प्राक इतिहास के अंतर्गत आता है? अगर जैसे में कहा जाए कि जैसे में कौन सा काल है, तो पसाड़ काल है। पसाड़ काल का जो अध्ययन किया जाता है ये केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के सहारे ही किया जाता है। इस काल में किसी भी प्रकार की लिपि नहीं है। तब समझते हैं, तब आदि इतिहास किसे कहते हैं, तब हम लोग प्रोटो हिस्ट्री किसे कहते हैं। देखिए ये जो काल है, प्रोटो हिस्ट्री का जो काल है, इस काल में लिपि है। हमने कहा कि लिपि है, इस काल में लिपि है, प्रोटो हिस्ट्री में, आदि इतिहास में, लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। हमने कहा कि लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक के काल में हम लोग रखते हैं। याद रखिएगा, लिपि को पढ़ा नहीं गया हो उसे हम लोग आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। तो भैया कौन सा लिपि है, किस काल की लिपि है जिसको नहीं पढ़ा गया? तो आप लोगों को पता होगा हड़प्पा की एक लिपि है, हड़प्पा की लिपि है भाव चित्रात्मक लिपि। भाव चित्रात्मक लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। अगर जैसे में कहा जाए कि आदि ऐतिहासिक काल का एग्जाम्पल क्या होगा, तो क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता। और एक और होगा वैदिक काल। देखिए वैदिक जो काल है ना, इस काल में लिपि है, बहुत सारे मतलब लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन उसको उस काल में नहीं लिखा गया, अगले काल में लिखा गया, इसीलिए आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही हम लोग वैदिक काल को भी रखते हैं। और तीसरा नंबर हमारा है हिस्टोरिकल पीरियड, जिस काल में लिपि हो। लिपि तो इस काल में भी हो, इस काल में भी है, और लिपि इस काल में भी है, लेकिन लिपि है और लिपि को पढ़ा भी गया हो। हमने क्या कहा कि लिपि है और लिपि को पढ़ा भी गया है, उस काल को हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। हमने कहा कि लिपि है, लिपि को पढ़ा भी गया हो, उसे क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। तब आपके दिमाग में आएगा कि ये भाई जो किस काल से शुरू होता है हिस्टोरिकल पीरियड, तो ये बुद्ध के काल से शुरू होता है। बुद्ध के काल से हिस्टोरिकल पीरियड शुरू होता है। यानी इतिहास का जो लेखन होगा इस काल में, वो लिपि के आधार पर इतिहास का लेखन होगा। लेकिन इसके पहले जब आते हैं, जैसे हड़प्पा है, हड़प्पा का भी जो इतिहास का जो लेखन हुआ है वो लिपि के आधार पर नहीं हुआ है, क्योंकि लिपि को पढ़ा नहीं गया। कैसे हुआ है? इसका भी जो अध्ययन हुआ है, हड़प्पा काल का अध्ययन जो हुआ है, ये केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के सहारे ही इसका अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इतिहास को पढ़ने का स्रोत क्या है। इतिहास को हमने कल भी बताया था कि जब भी इतिहास को पढ़ा जाता है, जब आप यूपीएससी का मेंस लिखेंगे और जब इतिहास सब्जेक्ट आएगा, तो आपको इसमें 4 ही चीज जानना होगा। क्या जानना होगा? देखा जाएगा इतिहास जब भी आप मेंस लिखेंगे तो इतिहास में 4 ही चीज पढ़ना होता है कि इतिहास में जिस काल को आप पढ़ रहे हैं उस काल की राजनीति कैसी है,
उस काल की राजनीतिक स्थिति कैसी है, मतलब राजनीति कैसी है, उस काल का समाज कैसा है, और उस काल की अर्थव्यवस्था कैसी है, और उस काल की संस्कृति, या यही जो है वो चार चीज, जब भी हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो यही जो है वो चार चीज का अध्ययन करते हैं। तब भैया इतिहास का जब अध्ययन करते हैं, ये कैसे करते हैं, किस आधार पर इतिहास का अध्ययन किया जाता है, देखते हैं हम लोग। देखिए इतिहास का अध्ययन, इतिहास का अध्ययन हम लोग कल देखा था कि इतिहास के अध्ययन का स्रोत क्या है, किस स्रोत के आधार पर इतिहास का अध्ययन किया जाता है। देखिए तीन स्रोत हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत पहला स्रोत है। पुरातात्विक स्रोतों के सहारे इतिहास का अध्ययन किया जाता है, इतिहास को लिखा जाता है। दूसरा नंबर क्या है, साहित्यिक स्रोत। दूसरा नंबर है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के भी आधार पर इतिहास का अध्ययन किया जाता है, इतिहास को लिखा जाता है। और तीसरा नंबर है विदेशियों, विदेशियों के विवरण के आधार पर, विवरण के आधार पर। बहुत सारे विदेशी हैं जो भारत आए, सिकंदर के साथ भारत आए, टॉलमी है, फिलाडेल्फस है, इंडिका है, मेगस्थानी जो है पुस्तक है। तो विदेशियों के विवरण के आधार पर इतिहास का लेखन। तो हम समझते हैं कि पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या होता है। देखिए पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है कि जिसे जमीन से खोद कर निकाला गया हो। अब हड़प्पा सभ्यता है तो हड़प्पा सभ्यता में लिपि है, लिपि पढ़ा नहीं गया, लेकिन फिर भी देखिए जब हड़प्पा सभ्यता आप लोग पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हड़प्पा का विकास बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। तब कैसे मालूम चला कि हड़प्पा का विकास बड़े स्तर पर हुआ है, पुरातात्विक स्रोत के सहारे मालूम चला। अब पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है, अगर कोई सिक्का मिल गया तो कहा गया कि भाई पुरातात्विक स्रोत है। अगर कोई मंदिर मिल गया तो कहा गया कि पुरातात्विक स्रोत है ये। कोई अभिलेख मिल गया, अभिलेख मिल गया, इत्यादि अनेक चीज जो जमीन से खोद कर निकाला गया है उसे पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। साहित्यिक स्रोत क्या है, हमारे वेद हैं, वेद में 4 वेद हैं, आपको पता ही है, ऋग्वेद है, और क्या है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। चारों वेद के सहारे इतिहास का लेखन। उपनिषद है, उपनिषद के सहारे इतिहास का लेखन। रामायण है, रामायण के सहारे इतिहास का लेखन। और क्या है, महाभारत है, महाभारत के सहारे इतिहास का लेखन। इसको हम लोग बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। और विदेशियों का विवरण क्या है, जैसे टॉलमी है, प्लिनी है, मेगास्थानीज है, मेगास्थानीज है। तो इनका जो किताब आप देखते हैं तो इनके सहारे इतिहास का लेखन होता है। तो कहा जाता है कि विदेशियों के विवरण के आधार पर इतिहास का लेखन इसको कहा जाता है। तो जब भी हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास के स्रोत का जब अध्ययन करते हैं तो इन्हीं इतिहास का जब अध्ययन करते हैं तो इन्हीं स्रोत का इतिहास का लेखन होता है। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे टॉपिक देखते हैं, मानव का उद्विकास कैसे हुआ। एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है मानव का उद्विकास, मानव का उद्विकास। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इतिहास जब भी आप पढ़ें क्रम से पढ़ें, जब आप क्रम से पढ़ेंगे तो आपकी समझ बढ़ेगी। और इतिहास में फैक्ट नहीं पढ़ा जाता है बल्कि समझा जाता है कि कैसे जो है वो बदलाव हो रहा है। बदलाव किस में हो रहा है, समाज में कैसे बदलाव हो रहा है, राजनीति में कैसे बदलाव हो रहा है, अर्थव्यवस्था में कैसे बदलाव हो रहा है, संस्कृतियों में कैसे बदलाव हो रहा है, इसी का अध्ययन इतिहास में किया जाता है। चलिए देखते हैं मानव का उद्विकास। देखिए मानव का जो उद्विकास हुआ, मानव का उद्विकास कोई एकाएक नहीं हुआ। मानव का उद्विकास लाखों वर्षों में हुआ। और मानव का उद्विकास प्राइमेट से हुआ। हमने क्या कहा कि प्राइमेट से हुआ। किताब में देखिएगा लिखा रहता है प्राइमेट, और इसका अर्थ क्या होता है, वानर।
यानी मानव का जो उद्विकास हुआ एक प्राइमेट से हुआ, एक बानर से हुआ, और उद्विकास के प्रक्रिया के फलस्वरूप मानव जो है वो धीरे धीरे अस्तित्व में आया। और मानव के विकास की जो प्रक्रिया है उसमें जो पहला मानव हमारा है, पहला मानव, मानव विकास की प्रक्रिया में याद रखिएगा पहला मानव है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये मानव विकास की प्रक्रिया में ये पहला मानव था। और ये जो मानव था ये अफ्रीका में पाया गया। कहां पाया गया? अफ्रीका में। और ये जो मानव है ये शुरुआत में अफ्रीका तक ही सीमित रहा, दक्षिण जो है वो पूर्वी जो अफ्रीका है वहीं तक जो ये मानव सीमित रहा। इसके जो ललाट जो है, इसका जो ललाट है, इसका जो आकार था, याद रखिएगा इसका जो ललाट है, ललाट, इसका आकार 450 घन सेंटीमीटर था। 450 घन सेंटीमीटर इसका था आकार। ये भी देखते हैं कि ये जो मानव है काफी जो है वो सामान्य प्रकार का औजार का निर्माण किया, औजार का निर्माण किया। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव विकास के क्रम में पहला मानव है। इसके जो ललाट के जो आकार है 450 घन सेंटीमीटर है। ये मानव जो है वो सामान्य प्रकार के औजार का निर्माण किया, कोर औजार का निर्माण किया। याद रखिए कोर औजार। अब कोर औजार क्या होता है बता देता हूं। दो औजार है, एक होता है कोर औजार और एक होता है फलक औजार। एक पत्थर का टुकड़ा लीजिए, उस टुकड़े को तोड़ दीजिए, जो बड़ा वाला टुकड़ा होगा वो कोर औजार है और जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो फलक औजार है। तो शुरुआत में जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था ये कोर औजार का निर्माण करता था। मानव विकास की प्रक्रिया में जो दूसरा मानव है इसका नाम है होमो हैबिलस। होमो हैबिलिस नाम है दूसरा मानव। ये भी जो मानव है ये भी मानव अफ्रीका तक ही सीमित रहा, अफ्रीका तक सीमित रहा। क्लियर है? ये भी जो है वो पहले की अपेक्षा कुछ अच्छा औजार बनाया। आपको क्रम याद रखना है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहला मानव है, होमो जो है हैबिलस दूसरा मानव है, और तीसरा जो मानव है उसका नाम है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस तीसरा मानव है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है होमो इरेक्टस। ये पहला मानव था, याद रखिएगा यह पहला मानव था जो अफ्रीका से बाहर निकला, जो अफ्रीका से बाहर निकला, पहला मानव था। और क्या है? और एक और चीज इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, हम लोग पढ़ते हैं कि आग का आविष्कार कब हुआ। देखिएगा लिखा रहता है कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। हम लोग पूरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं, तो आग का आविष्कार का श्रेय होमो इरेक्टस को ही दिया जाता है। याद रखिए आग का आविष्कार किसने किया था? आग का आविष्कार एक मिनट जरा देख लीजिए, नहीं हाथ से कुछ टच हो गया है, हाथ से कुछ टच हो गया, थोड़ा ठीक कर लीजिए। कोई बात नहीं है, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, ये कैसे हुआ है, और उसी पे ला दीजिए जहाँ पे था। कोई हाँ नहीं करने दीजिए, बस लास्ट चल रहा है, कोई समस्या नहीं है, बस ये होने ही वाला है। इसको कहाँ से होगा ये? इसको नोट वाले को, हाँ ठीक है, लास्ट ही होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा कि जो होमो इरेक्टस है इसे आग का आविष्कार किसने किया? हमने याद रखिएगा आग का आविष्कार किया। आग का
आविष्कार। आग का आविष्कार किसने किया? तो होमो इरेक्टस ने आग का आविष्कार किया। और जो तीसरा नंबर है, ये भी याद रखिएगा, ये पहला मानव है जो अफ्रीका से बाहर निकला और इसने जो है वो फलक पर औजार बनाया। फलक औजार बनाया। फलक औजार बनाया। फलक औजार किसे कहते हैं? हमने बताया है कि पत्थर का टुकड़ा लेना है, बड़ा टुकड़ा कोर औजार कहलाता है, छोटा टुकड़ा फलक औजार कहलाता है। तो मानव विकास के क्रम में ये तीसरा मानव था। चलते हैं चौथा मानव। चौथा जो मानव है इसका नाम है नियंडरथल। नियंडरथल, ये चौथा मानव है। नियंडरथल असल में ये जर्मनी के घाटी में इसके जीवाश्म जो है वो नियंडरथल नामक स्थान पर मिला था, इसीलिए इसका नाम नियंडरथल रखा गया। ये भी मानव जो है वो फलक औजार जो है वो फलक औजार बनाया। औजार बनाया तथा जो है वो विश्व के अनेक स्थान पर, अनेक स्थानों पर इसके अवशेष मिले, इसके साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। और जो पांचवा मानव है इसका नाम है होमोसेपियस। होमोसेपियंस। होमोसेपियंस से आप लोग परिचित होंगे। होमोसेपियंस हम लोग ही हैं। जो होमोसेपियंस है ये काफी बुद्धिमान मानव था। कैसा मानव था? बुद्धिमान मानव था। बुद्धिमान मानव था। बुद्धिमान मानव कहने का मतलब क्या है? कि यह अपने परिवेश को, इसमें अपने परिवेश को बदलने की क्षमता थी। क्या थी? अपने परिवेश को, अपने परिवेश को बदलने की क्षमता थी। बदलने की क्षमता थी, क्षमता थी। ये जो मानव था इसने पत्थरों के साथ साथ हड्डियों के भी औजार बनाया। पत्थर के भी औजार बनाया। हमने कहा कि पत्थरों के साथ साथ, पत्थरों के साथ साथ हड्डियों के औजार, हड्डियों के औजार बनाए, औजार बनाया। और क्या किया? ये जो मानव था ये नृत्य संगीत करने वाला मानव था। नृत्य संगीत करना, चित्रकारी करना, चित्रकारियां करता था। आप लोग, एक जगह है उसका नाम है भीमबेटका। तो भीमबेटका का जो गुफा है उसमें देख सकते हैं कि मानव जो है वो कैसे जो है वो प्राचीन काल के मानव है। इसी काल का जो होमोसेपियंस है उन्होंने चित्रकारियां की है। भीमबेटका का जो गुफा है मैं आपको बता देता हूँ। भीमबेटका, भीमबेटका का जो गुफा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है और उसका नाम है अब्दुल्लागंज। अब्दुल्लागंज के नज़दीक है और जिला जो है वो रायसेन जिला है। रायसेन जिला। भीमबेटका कहाँ पे है? रायसेन जिला में है, अब्दुल्लागंज के नज़दीक है। तो भीमबेटका का जब गुफा देखिएगा तो इसमें अनेकों प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें जो आप चित्र देखिएगा तो कभी मानव टोलियों में जा रहा है, जानवर कभी पीछा कर रहे हैं मानव का, कभी मानव पीछा कर रहे हैं जानवर का, जो है वो जानवर को मारते हुए, घेर कर मारते हुए जो है वो कई अनेक प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। तो हमने आज जो है पूरा देख लिया कि मानव का विकास कैसे हुआ था। मानव के विकास के क्रम में हमने बताया कि पहला मानव ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, दूसरा जो मानव था वो होमो जो है वो हैबिलिस था, तीसरा मानव होमो इरेक्टस था, चौथा मानव जो था नियंडरथल था, पांचवा जो मानव है होमोसेपियंस है जो हम लोग हैं। होमोसेपियंस जो है वो हमने बताया था कि जो है वो हम ही लोग हैं और विभिन्न प्रकार के औजार का निर्माण किया। पत्थर के साथ साथ जो है वो हड्डियों के औजार का भी उन्होंने निर्माण किया। ये नृत्य संगीत करने वाला जो है वो मानव था। ये जो है चित्रकारियां भी करता था जिसे भीमबेटका के गुफा में देखा जा सकता है। अभी याद रखिएगा भीमबेटका की गुफा जो है वो इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल कर दिया है। जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे पाषाण काल। पहला जो इतिहास का चैप्टर है, अभी तक जो आप लोग क्लास चल रहा था ये एक बेसिक चल रहा था। अब हम लोग जो इतिहास का शुरुआत करेंगे न्यू चैप्टर से, क्योंकि हमने बताया था जब इतिहास को 3 भागों में बांटा था, प्राचीन काल, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में। तो प्राचीन काल में ही हमने बताया था कि जो पहला चैप्टर है
उसका नाम है पसार काल। और हमने पसार काल को, पूरा पसार काल जो है वो मध्य पसार काल, नव पसार काल में बांटा जाता है, हमने बांट के दिखाया भी था। तो हमारा जो कल से क्लास चलेगा वो चलेगा पूरा पसार काल का क्लास चलेगा। क्लास मिस मत करिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। और परीक्षा के दृष्टि से भी हम उसको ध्यान में रखेंगे कि चूंकि आने वाला जो 45 दिनों का जो प्रीलिम्स है उसको भी ध्यान में रखते हुए हम इसको आगे क्लास कराएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। इंड कर देना इसको। हाँ एक बार देख लीजिए, हाँ बताऊँगा। इंड कर दें, कर देना।